हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपना तैयारी बेहतरीन तरीका से कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं एक नए जर्नी को लेकर के। हाँ, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख ही चुके हैं कि क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए एक नया कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। वैसे विद्यार्थी जिनका एग्जाम अगले वर्ष है अर्थात 2027 में है, वो इस कोर्स के माध्यम से अपना तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं एकदम बेस्ट कंटेंट के साथ। ऐसा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, इस तरह का कंटेंट। ठीक है ना, एकदम बेहतरीन है ना, एकदम मतलब ऐसा कंटेंट ना आपको क्लास में सारी चीजें याद हो जाए। बस आप थोड़ा सा अगर घर पे रिवीजन करेंगे ना, आपको चीजें याद हो जाएगी। इस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना। तो अगर आप नए विद्यार्थी हैं, आपको इसके बारे में नहीं पता है, तो आप जान लीजिए कि ये कोर्स है। फिर से सुन लीजिए, ये कोर्स जो है ना, अगले वर्ष जो विद्यार्थी एग्जाम देने वाले हैं 2027 में, उनके लिए कोर्स लॉन्च किया गया है। इस कोर्स के अंतर्गत आपको अभी फिलहाल आपको दो सब्जेक्ट का लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, एक मैथमेटिक्स का और दूसरा साइंस का। ठीक है। आने वाले दिनों में अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, आप लोगों का सपोर्ट रहा, तो आने वाले दिनों में बाकी का जो भी सब्जेक्ट है जैसे हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, सोशल साइंस, सबका क्लासेस शुरू किया जाएगा, है ना। हाँ, और उर्दू का भी क्लास शुरू कर दिया जाएगा। देखिए, उर्दू भी बहुत सारे विद्यार्थी का होता है, जो विद्यार्थी मतलब मुस्लिम होते हैं ना, उनका उर्दू होता है बहुत सारे विद्यार्थियों का। तो उर्दू का भी क्लास प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन ये सब आपके सिर्फ आपके सपोर्ट पे डिपेंड करेगा। आपका सपोर्ट अच्छा रहा तब सारी क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी आपको। और क्लासेस प्रोवाइड करने के साथ साथ हो सकता है कि अगर आपका सपोर्ट बहुत अच्छा रहा तो क्लासेस लाइव भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। तो अभी फिलहाल आपको दो सब्जेक्ट का लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। आप बढ़िया से देखिए, समझिए, है ना। अगर चीज़ें आपको अच्छा लगे तो वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना, ताकि इस चैनल का सपोर्ट हो। और अगर आपका सपोर्ट रहा तो भरोसा रखिए, अपने भाई पे भरोसा रखिए कि अगर आपका सपोर्ट बढ़िया रहा ना, इधर से गर्दा उड़ जाएगा। ठीक है, सब सब्जेक्ट का। ठीक है ना। तो अभी हम बेसिकली जो आप लोग के समक्ष उपस्थित हुए हैं वो साइंस के लेक्चर को लेकर के उपस्थित हुए हैं। ठीक है ना। साइंस, है ना। साइंस को हिंदी में कहा जाता है विज्ञान। ठीक है। इस पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी देख लीजिए। देखिए, साइंस में जो होता है ना, आपके बोर्ड एग्जाम में साइंस से कितने नंबर के सवाल आते हैं। साइंस का जो पेपर आता है आपके बोर्ड एग्जाम में 80 नंबर का पेपर आता है ना। बाकी 20 नंबर प्रैक्टिकल आता है ना। तो अगर बात करें कि बोर्ड एग्जाम में साइंस से कितने नंबर के सवाल आते हैं सर, इसमें जो है ना आपका रिटन पेपर जो होता है, थ्योरी पेपर जो होता है, थ्योरी। साइंस में आपको जो थ्योरी पूछा जाता है, थ्योरी से जो सवाल आते हैं, वो 80 नंबर का पेपर होता है, 80 मार्क्स का। तो सर 20 नंबर और, तो जो 20 नंबर है ना वो प्रैक्टिकल का आता है ना। प्रैक्टिकल का क्या नंबर होता है, 20 मार्क्स। ठीक है ना। तो यही दोनों मिला के 100 नंबर हो जाते हैं, है ना। तो लेकिन हमको देखिए ना, प्रैक्टिकल वो तो स्कूल पे डिपेंड करेगा कि आपके आपके स्कूल में आपका इमेज कैसा है ना, आपका शिक्षक के साथ कैसा लगाव है। ये सारी चीजें प्रैक्टिकल का जो नंबर है इसी बात पे डिपेंड करता है, खास करके बिहार बोर्ड में, है ना। कॉपी वगैरह कुछ पे ना, देखिए ऐसे प्रैक्टिकल का आप लोग कॉपी जमा कीजिएगा, स्कूल में वाइवा भी होता है, सवाल पूछे जाते हैं, उस चीज वो पर तो डिपेंड करता ही है। इसके साथ साथ सबसे बड़ा प्रैक्टिकल का जो नंबर है वो डिपेंड करता है स्कूल के साथ आपके रिलेशन पे, कि स्कूल के साथ आपका कैसा रिलेशन है, वहाँ के शिक्षकों के साथ आपका कैसा लगाव है, इस पर डिपेंड करता है 20 नंबर। ठीक है ना। अगर आपका शिक्षकों के साथ अच्छा लगाव रहा, है ना, स्कूल के साथ आपका रिलेशन बढ़िया है, तो आपको भरोसा रखिए 20 में 20 भी दिए जाते हैं स्कूल से। तो इसलिए आप लोग स्कूल से अपना रिलेशन अच्छा रखिएगा, वहाँ से तो वहाँ के जो शिक्षक होंगे उनके साथ टच में रहिएगा, ताकि आपको प्रैक्टिकल में अच्छा नंबर मिले, है ना। अच्छा, बाकी जो थ्योरी है ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि 80 नंबर में आप कितना लेकर के आइएगा। आप चाहे तो 80 में 80 लेके आइए, और आप चाहे तो 80 में 0 भी लेके आइए, डिपेंड आप पे करेगा, है ना। अब देखिए, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है 80 में 80 तो आएंगे नहीं। और अच्छे से पढ़ने के लिए अच्छी गाइडलाइंस की भी जरूरत होती है। तो हम आपको बिल्कुल अच्छे तरह से प्रॉपर गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे, है ना। एक एक चीज को अच्छे से समझाएंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को समझाएंगे, और हम ऐसा प्रयास करेंगे ना कि मैक्सिमम चीजें आपको यहीं के यहीं याद हो जाए।
आपको कुछ भी रटना ना पड़े, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को हम देखे हैं कि साइंस को अक्सर वो रट्टा मारते हैं, लेकिन रट्टा मार रहे हैं, हालांकि साइंस रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट नहीं है। अगर साइंस को ढंग से आप समझ लेते, हाँ, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि मतलब याद नहीं करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा चीजों को। देखिए, जब चीजों को नहीं याद करेगा तो फिर दिक्कत है। आपको चीजों को याद करना पड़ेगा, लेकिन चीजों को याद भी करना तो समझ के याद करना है। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक चीज को आप रट के याद करिए और एक चीज को आप समझ के याद कीजिए। कौन ज्यादा समय तक याद रहेगा? आप खुद पूछिए अपने आपसे सवाल। तो आपको पता है कि आप जो चीज समझ के याद करते हैं ना, वो चीजें ज्यादा समय तक याद रहती है। जैसे मान लीजिए आपको कोई मूवी दिखा दिया जाए, मस्त एकदम मूवी रहे, एकदम मस्त, है ना, तो क्या होता है ना, अगर आप फुल कंसंट्रेशन के साथ उस मूवी को आप देख लेते हैं और फिर वही मूवी आपको आपको दिखाया जाता है ना, तो आप क्या करते हैं ना, उसके आगे आगे वाला सीन बताते चलते हैं, देखिए इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये बताते चलते हैं। आखिर में एक बात बताइए, उतना बड़ा मूवी कैसे आपको याद हो जाता है? एक बार देखने पर तुरंत याद हो जाता है आपको? कैसे? सोचिएगा। मूवी इसलिए याद हो जाता है पूरा बढ़िया से, क्योंकि वहां पे जो है ना, चीजों को आप समझे हैं, विजुअलाइज किए हैं, इसलिए, है ना। आप वहां पे जो चीजें हैं, वहां पे सीन, जो साउंड है, उसको सुनने के साथ साथ अपने आंखों से उसको देखे हैं, एक पिक्चर की तरह पूरा देखे हैं ना, इसलिए वो आपको याद हो गया है। जस्ट उसी प्रकार से वही कॉन्सेप्ट हमको पढ़ाई में भी अप्लाई करनी है। जिस तरह से मूवी हमको याद हो जाता है ना, उसी तरह से पढ़ाई भी याद हो जाए और होगा याद, है ना। बस आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा, जैसे जैसे हम बताएंगे वैसे वैसे पढ़ते चले जाइएगा, है ना। जो जो यहाँ पे पढ़ाया, जैसे यहाँ पे कराया जाएगा, आप क्या करिएगा, यहाँ पे साथ साथ मेरे साथ साथ नोट्स बनाइएगा और फिर उस चीज को बैठ करके 1 से 2 बार रिविजन कीजिएगा। आपको वो चीजें एकदम दिमाग में पूरा 110% सेट हो जाएगी, है कि नहीं बात। तो देखिए, और बात है ना, बहुत सारे विद्यार्थी मेहनत नहीं करते। देखिए, मेहनत तो करना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे ना, कोई भी फील्ड में आप सक्सेस नहीं हो जाएगा, चाहे फिर पढ़ाई में हो या फिर कोई भी अदर काम में हो। अगर आपको वहां पे सफलता पानी है, अपनी सफलता सुनिश्चित करनी है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, है ना। कहा गया है ना कि सूरज जैसा बनना है, मतलब सूरज की तरह अगर चमकना चाहते हो ना बाबू, तो सूरज के जैसा जलना भी पड़ेगा। जलने का मतलब है कि आपको अपने आप को मेहनत की भट्टी में तपाना पड़ेगा, तब जा करके आप निखरोगे, आप अपने फील्ड में सक्सेस होगे, है ना। तो यहाँ पे जो है ना, ये जो 80 नंबर है, इस 80 नंबर का तैयारी हम करवाएंगे। 20 नंबर तो हम बता दिए स्कूल के तरफ से है ना, प्रैक्टिकल होता है। 80 नंबर का तैयारी यहाँ पे हम प्रॉपर करवाएंगे आपको। अब 80 नंबर में भी क्या होता है ना, 80 नंबर में भी 2 तरह के सवाल पूछे जाएंगे आपको बोर्ड एग्जाम में, है ना। 80 नंबर जो है ना, इसमें 2 तरह के सवाल पूछे जाएंगे आपको। सवाल पूछे जाएंगे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, 2 तरह के सवाल पूछे जाएंगे। समझ में आ रहा है चीजें। और जैसा कि आपको पता ही है कि अभी नंबर ऑफ क्वेश्चन डबल है और उसमें से 50% डिस्काउंट है। बताइए अब कितना, अब का चाहिए। सरकार आपको पेपर कितना इजी कर दी है, 50% डिस्काउंट। आधा क्वेश्चन बनाना है, आधा छोड़ के आना है। हमको नहीं लगता है कि इससे आसान पेपर हो सकता है। बहुत आसान पैटर्न कर दिया गया है। अब आज के डेट में भी अगर कोई बच्चा अच्छा नंबर प्राप्त नहीं कर रहा है, अच्छा अंक प्राप्त नहीं कर रहा है, आज के भी डेट में कोई बच्चा फेल कर रहा है ना, तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि पैटर्न बहुत आसान है दोस्त। समझ में आ रहा है चीजें। तो 80 नंबर का तैयारी करवाया जाएगा। ये 80 नंबर में आपको 2 तरह के सवाल पूछे जाएंगे। एक तो पूछे जाएंगे सब्जेक्टिव, जो आपको लिखने होंगे, और एक पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। 2 तरह के सवाल पूछे जाएंगे। एक होगा क्या, सब्जेक्टिव, और एक होगा ऑब्जेक्टिव। समझ में आ रहा है चीजें। अब आराम से देखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव होगा ना, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव टोटल आएगा आपका कितना, ऑब्जेक्टिव आएगा टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव में। कितने क्वेश्चन आएंगे, 80 क्वेश्चन। बनाना क्या 80 है सर, नहीं, 80 क्वेश्चन आएंगे तो, लेकिन बनाना मात्र क्या है, बनाना है मात्र 40। 40 क्वेश्चन का ही आंसर देना है बाबू। बताइए 50% डिस्काउंट है कि नहीं है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर भी सब्जेक्टिव में भी वही जाएंगे, है ना। हालांकि यहाँ पे 3 सेक्शन बट जाएगा आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जैसा कि आपको पता है
कि विज्ञान को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे जो है ना सबको एक साथ मिला के 80 सवाल पूछे जाएंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो जो 80 सवाल होते हैं ना, 80 क्वेश्चन होते हैं, इसमें से क्वेश्चन कैसे कैसे बंटते हैं ये भी थोड़ा सा अगर हम दिखा दें आपको, तो इसमें से 27 क्वेश्चन जो है ना, 27 क्वेश्चन पूछे जाते हैं किससे? 27 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बायोलॉजी से। किससे पूछे जाएंगे? बायोलॉजी से। बायोलॉजी से मतलब जीव विज्ञान से, है ना, हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? जीव विज्ञान। पढ़ेंगे अपन, टेंशन ना लीजिए। जीव विज्ञान से पूछे जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद 27 क्वेश्चन पूछा जाता है, 27 के आसपास क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान से। रसायन या रसायन शास्त्र भी लिख सकते हैं, रसायन शास्त्र से, ठीक है ना। और 26 नंबर का जो सवाल है ना, 26 नंबर का सवाल, 26 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपका किससे? फिजिक्स से, है ना, भौतिकी से। देखिए ऐसा नहीं कि कसम खा के बैठा है कि भाई 26 ही पूछेंगे या 27, कसम खा के नहीं बैठा है। हाँ, एक ऑन एन एवरेज देखा जाए तो इतने सवाल पूछे जाते हैं, है ना। 27 19 54 26 80 हो गया, है ना। तो यही के आसपास कभी कभी 28 हो जाएगा या 29 हो जाएगा, हो सकता है जी। तो एक आध 2 नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज देखा जाए तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे 80 नंबर में जो है ना, 80 सवाल जो पूछे जाते हैं, 27 होते हैं बायो के, 27 होते हैं केमिस्ट्री के और 27 होते हैं फिजिक्स के। तो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन नहीं करने का मतलब है यहाँ पे कोई, मतलब यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको मतलब बायोलॉजी से इतना सवाल करने ही करने हैं, है ना, फिजिक्स से इतना सवाल करने ही करने, ऐसा यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ पे क्या है ना, 80 में आप कोई सा भी 40 बना दो। आप चाहो तो 27 में 27 बायो बना दो और बाकी बचा खुचा केमिस्ट्री बना दो। आपका मन 26 में 26 फिजिक्स बना दो, बाकी बचा खुचा केमिस्ट्री बना दो, या फिर आप सब में से मिली जुली बनाओ, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना चीजें। लेकिन यहाँ पे जो है ना, सब्जेक्टिव पेपर में आपका रिस्ट्रिक्शन है। सब्जेक्टिव पेपर में आपको रिस्ट्रिक्शन है। क्या है रिस्ट्रिक्शन? तो यहाँ पे 3 कैटेगरी बटा रहेगा आपको, ठीक है ना। थोड़ा समझ लेते हैं तीनों को। यहाँ पे 3 पेपर बटेगा, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का और एक बायो का। और इसमें भी 2 तरह के सवाल बनेंगे। एक बनेगा 2 मार्क्स क्वेश्चन, है ना, 2 नंबर वाला क्वेश्चन, और एक बनेंगे 5 नंबर वाला क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर वाला क्वेश्चन सबसे कक रहेगा। हालांकि फिजिक्स से जो क्वेश्चन आता है वो 6 नंबर का होता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो है ना 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, तो 2 मार्क्स जो क्वेश्चन रहेगा ना, इसमें इसमें क्या रहेगा क्वेश्चन? 2 नंबर का। इसमें भी 2 सेक्शन बनेगा, सब में 2 नंबर और 5 नंबर, ठीक है ना, याद रखिएगा। फिजिक्स से जो 2 नंबर का सवाल आता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 2 मार्क्स को दिखना चाहिए कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसा हम लिख दिए। 2 क्यों कर दिए ना, तो समझिए कि 2 नंबर का क्वेश्चन, और 5 और क्यों लिख दिए तो समझिए 5 नंबर का क्वेश्चन। तो फिजिक्स से जो 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, आराम समझिएगा, फिजिक्स से जो 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे टोटल 8 आएंगे। टोटल क्या है? 8 है। 8 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन क्या 8 बनाना है? नहीं भाई, बनाना है मात्र 4। सेम इसमें भी होएगा, आएंगे 8, बनाना क्या है? 4। और इसमें भी आएंगे 8 और बनाना क्या है? 4, है ना। समझ में आ रहा चीज है? आएंगे 8 लेकिन बनाना क्या है? 4, ठीक है ना। 4 ही बनाना, 50% डिस्काउंट है ना। आएंगे क्या है? 2 नंबर वाला क्वेश्चन आएंगे, सब में 8-8 बना आएंगे, लेकिन सब में आएंगे तो 8-8, लेकिन बनाना जो है ना, बनाना है मात्र क्या है? बनाना है मात्र 4। अब 4 को बनाइएगा, सबसे आएंगे 8-8, लेकिन बनाना सबसे है 4-4। अब 4-4 बनाइएगा तो क्या एक एक क्वेश्चन पर क्या नंबर मिलेगा? 2 नंबर मिलेगा। 4 को बनाइएगा तो 4 दूनी 8 नंबर, 8 नंबर और 8 नंबर, 8 तिया 24। तो टोटल यहां से जो नंबर आ जाएंगे ना, टोटल आ जाएंगे 24 नंबर। सबसे बनाइएगा, इससे भी 4 बनाइएगा, इससे भी 4 बनाइएगा, इससे भी 4 है। आएगा सबसे क्या क्या सवाल? 8-8 सवाल। 8 सवाल 2 नंबर वाला इससे फिजिक्स से भी आएगा, 8 सवाल 2 नंबर वाला केमिस्ट्री से भी आएगा, 8 सवाल 2 नंबर वाला बायो से भी आएगा। लेकिन सबसे बनाएंगे क्या क्या? वो 4-4 को बनाएंगे। समझ में आ रहा चीज है? 4-4 बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 24 होगा ना, 24।
अच्छा, अब 24 होगा तो अब कैसे होगा? अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से 24 समझ में आ रहा है ना कैसे हुआ? क्योंकि देखिए बनाएंगे मात्र चाल। अब देखिए बहुत सारा स्टूडेंट का मिसकॉन्सेप्शन क्या होता है ना, वो ई जोड़ता है कि सर 8 को आएगा तो 8 दूनी 16 नंबर हो गया ना। अरे भाई 16 कैसे हो गया भाई? आएगा 8 लेकिन बनाना तो 4 को है, 8 नहीं बनेगा भाई। ऐसा नहीं कि 8 आएगा तो 8 को लपेट देना है, नहीं। नंबर आपको नहीं दिया जाएगा 8 का, नंबर आपको 4 ही का मिलेगा। तो क्या टाइम वेस्ट करेंगे? तो उल्टा सीधा हरकत नहीं करना एग्जाम में, ठीक है ना। तो बनाना 8 में 4 ही बनाना है, तो 4 बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8 नंबर यहाँ से, इसमें भी 4 बनाएंगे तो 8 नंबर यहाँ से और 8 नंबर यहाँ से, तो 8 8 16 8 24, 24 नंबर हो जाएगा 2 नंबर वाला से। अच्छा, 5 नंबर वाला क्या आएगा? इससे 5 नंबर वाला नहीं आता है, जो फिजिक्स से आता है ना, ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। फिजिक्स का जो क्वेश्चन आता है, फिजिक्स का क्वेश्चन 5 नंबर का नहीं आता है, 6 नंबर का आता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। हालांकि इससे आएगा क्या सवाल? 6 नंबर वाला इससे आएगा 2 सवाल, इससे भी आएगा 2 सवाल और इससे भी आएगा 2 सवाल। बनाना क्या क्या है? बनाना क्या क्या है? एक एक, दोनों नहीं बना दीजिएगा। बनाना एक एक है, 50% डिस्काउंट है ना, तो एक को बनाएंगे। बनाना क्या को है? बनाना एक है, इससे भी एक को बनाना है और इससे भी एक को बनाना है ना। जब इसको ए को बनाएंगे तो मिलेगा क्या नंबर? 6 नंबर यहाँ से मिलेगा। फिजिक्स में 6 नंबर का आता है, याद रखिएगा। इससे इसको बनाएंगे तो क्या नंबर मिलेगा? 5 नंबर, और इसको भी बनाएंगे तो क्या नंबर मिलेगा? 5 नंबर। तो 5 5 10, 10 6 16, तो 5 नंबर का सवाल जो टोटल है ना, इससे मिल जाएगा आपको 16 नंबर। और 16 और 24 जोड़ दीजिए, है ना, 16 नंबर यहाँ से हो जाएगा प्लस 24 नंबर 2 नंबर वाला, तो टोटल क्या नंबर हो गया? 40 नंबर। यही आपका 40 नंबर का पेपर होता है। इधर से सब्जेक्टिव भी 40 नंबर, इधर से 40 नंबर मिल जाएगा और इधर से 40 नंबर मिल जाएगा, तो टोटल क्या नंबर हो जाएगा? 80 नंबर। ठीक है चीजें, तो ये है आपका एग्जाम में प्रश्न पूछने का पैटर्न। इस तरह से सवाल पूछे जाएंगे, है ना। सब जगह आपको डबल क्वेश्चन दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव में किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑब्जेक्टिव में 80 में आपको 40 सवाल आप कोई भी बना दीजिए, यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन हाँ, सब्जेक्टिव में आपको क्राइटेरिया दिया जाएगा, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में। फिजिक्स में 2 नंबर वाला 8 सवाल रहेगा, केमिस्ट्री में भी 8 रहेगा, बायो में भी 8 रहेगा। बनाना क्या क्या है? 4 4 बनाना है। तो फिजिक्स से भी 4 बनाइएगा, केमिस्ट्री से भी 4 बनाइएगा, बायो से भी 4 बनाइएगा, तो टोटल 24 नंबर यहाँ से हो जाएगा। हाँ, फिर 5 नंबर वाला सवाल की बात आया, तो 5 नंबर वाला सवाल नहीं, फिजिक्स में 6 नंबर का सवाल आता है, याद रखिएगा। फिजिक्स में 6 नंबर का सवाल आएगा, 2 सवाल रहेगा, 1 बनाना है। केमिस्ट्री में भी 2 रहेगा, 1 बनाना है। बायो में भी 2 रहेगा, 1 बनाना। अब एक कोई भी बना दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो फिजिक्स में 1 बनाइएगा तो 6 नंबर मिल जाएगा, यहाँ से भी 1 बनाएगा तो 5 मिल जाएगा, इससे 1 बनाएगा तो 5 मिल जाएगा। तो 5 5 10 6 16 नंबर यहाँ से हो जाएगा, तो 16 और 24 टोटल 40 नंबर। तो 40 नंबर सब्जेक्टिव से और 40 नंबर ऑब्जेक्टिव से। ये आपका प्रश्न पूछने का पैटर्न रहता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा पैटर्न, सही है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं अपन, अब बात करते हैं कि सर साइंस, ठीक है, अब पढ़ाई कैसे होगा सर? ये तो हम पैटर्न समझ लिया, बहुत बढ़िया सर। अब पढ़ाएंगे कैसे, कैसे पढ़ाई होगा हम लोगों का? तो देखिए बाबू, पढ़ाने का जो तरीका मेरा होगा, देखिए हम इस तरह से पढ़ाएंगे ना, अगर आप यहाँ से पढ़ें तो फिर आपको कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, चाहे फिर ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव, कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि हम आपको एकदम बेसिक से लेकर के जितना आपके एग्जाम में जिस लेवल तक सवाल बन सकता है, उस लेवल तक या उससे थोड़ा सा अप लेवल करके आपको पढ़ाएंगे, ताकि अगर एग्जाम में सवाल का लेवल थोड़ा सा इधर उधर भी हो ना, तो आप सुरक्षित रहें। इस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा। बस आप लोग क्या करिएगा, अपना भरोसा बनाए रखिएगा, है ना। चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। बस हमको और कुछ नहीं चाहिए दोस्त, हमको सिर्फ और सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए। हम आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं, है ना, कि हमको इतना पैसा दे दीजिए, इतना कुछ नहीं। हम ना फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। और देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कंटेंट प्रोवाइड करेंगे तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा ना कि फ्री में जो कंटेंट दिया जा रहा है मतलब खराब कंटेंट। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में, दिमाग में डाउट आ जाता है ना, यहाँ पे अगर फ्री कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है तो अच्छा कंटेंट नहीं होगा, अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रहा होगा। मानसिकता ऐसे बना हुआ है ना। और वैसे भी कहा गया है ना कि फ्री का चीज जो है ना, किसी को जल्दी हजम नहीं होता है ना। देखिए, हम अगर आपको फ्री में कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हम कुछ भी पढ़ा देंगे, कैसा भी कंटेंट प्रोवाइड करें, नहीं। हम आपको बेस्ट लेवल का कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। और अगर आपको भरोसा ना हो, है ना,
हो सकता है कि बहुत सारे विद्यार्थी इसमें होंगे जिनको भरोसा ना होगा, तो हम बस उनसे इतना ही कहेंगे कि आप हमसे कोई एक चैप्टर पढ़िएगा, कोई सा भी एक चैप्टर पढ़ाएंगे हम, पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद आपके आपके मतलब इर्द गिर्द जितने भी टीचर होंगे, सब टीचर से अपना नोट्स कंपेयर कर लीजिएगा एक बार। हम देखिए ये नहीं बोल रहे कि भाई हम घमंड से नहीं बोल रहे हैं, नहीं घमंड नहीं है भाई, ये मेहनत है। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में जो डाउट आता है ना, ये कि खराब कंटेंट दिया जाएगा, फ्री में दिया जा रहा है, तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए शब्द का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और अगर आप टीचर के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, टीचर से आप नोट्स को कंपेयर नहीं करना चाहते हैं, तो हम सिर्फ आपसे इतना बोलेंगे कि आप मेरे से कोई चैप्टर पढ़िए, और पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, उस चैप्टर से जितने भी सवाल आए हैं आप बनाइए। अगर आपसे बन रहा है तो सोचिए कि आपका तैयारी बढ़िया है, ठीक है। और हम वैसे भी फ्री में कहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका सपोर्ट तो मांग ही रहे हैं, यही हमारे लिए गुरु दक्षिणा हो जाएगा, है नहीं बात। चलिए, तो हम बस इतना ही कर सकते हैं कि आप सिर्फ भरोसा बना के रखिए, आपके भरोसे पर खरे उतरना वो हमारा कर्तव्य है, हमारा काम होगा, ठीक है जी। अब अगर बात करें अपन इसमें, तो पूरा पैटर्न तो समझा दिए कि कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे, कहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, कहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। अब थोड़ा सा अगर आगे बात करें सर सिलेबस चलेगा कैसे, तो देखिए साइंस में बेसिकली हम बताएं कि 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, है ना। 3 पार्ट होते हैं। फिजिक्स में भी कुछ चैप्टर है आपके मतलब आपके सिलेबस में, केमिस्ट्री के अंतर्गत भी कुछ चैप्टर है, और बायो के अंतर्गत भी कुछ चैप्टर है ना। अब देखिए सबसे पहले हम जानते हैं ना, जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है उसी को हम सबसे पहले शुरू करेंगे, है ना। जिसका वेटेज सबसे ज्यादा होगा उसी को हम पहले शुरू करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि बायो का वेटेज ठीक ठाक होता है ना, बायो का वेटेज ज्यादा होता है। ऑब्जेक्टिव में भी बायो का वेटेज ज्यादा ही होगा, है ना। सब्जेक्टिव में तो लगभग सबका वेटेज सेम ही है, फिजिक्स का तो 1 नंबर ज्यादा ही है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में जो है ना बायो का वेटेज ज्यादा रहेगा, है ना। और बायो का वेटेज ज्यादा रहेगा तो सबसे पहले हम बायो से ही शुरू करेंगे, ठीक है ना। और बायो को एकदम बढ़िया से एकदम बारीकी से पढ़ते चलेंगे। और बायो वैसे भी अपने बारे में पढ़ना है भाई, जीव जंतुओं के बारे में पढ़ना है, जीव जंतुओं में क्या क्या चीजें कैसी होती है, इंटरेस्टेड बना के पढ़ना है, ताकि हमको चीजों को रटना ना पड़े। तो हम सबसे पहले बायो से ही शुरू करेंगे कहानी, है ना। और धीरे धीरे फिर हम सिस्टमेटिक रूप से आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है जी चीजें। तो आज थोड़ा सा खाली इंट्रोडक्शन बताते हैं, ठीक है ना। अगर इसको लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, और समझ गए तो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, और आप लोग को जैसा भी लगे, है ना, जो भी चीजें जहां पर भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, है ना, कि यहाँ पे ये चीज कैसे हो, जो भी चीज समझ में ना आए एकदम बेझिझक पूछिएगा, कोई समस्या नहीं उससे, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा बायो में क्या है चलने वाला, कैसे अपन लिखेंगे। सबसे पहले हम साइंस के बारे में बात करते हैं, विज्ञान पढ़ने वाले हम लोग जो आज शुरू करने वाले हैं, शुरू करने वाले विज्ञान, ठीक है। समझ में आ रहा है, इसको बोलते हैं साइंस, है ना। विज्ञान को हिंदी में क्या बोला जाता है, सॉरी साइंस को हिंदी में क्या बोला जाता है, विज्ञान। और इसी को अपन पढ़ने वाले हैं आज बढ़िया से। सवाल है सर विज्ञान किसको बोलेंगे, व्हाट इज साइंस। विज्ञान देखिए अपने आप में बहुत बड़ा रेंज है विज्ञान का। अगर विज्ञान नहीं होता ना, तो आज के डेट में जीवन ही पॉसिबल नहीं होता, जहां तक मेरा नॉलेज है। समझ में आ रहा है ना, आज जो कुछ भी है हम लोग जिंदा है ना, आज साइंस के बदौलत जिंदा है ना। जो यहाँ पे ट्यूबलाइट बढ़ रही है, जो आप जो फोन में आप क्या देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, सब चीज विज्ञान का देन है। तो विज्ञान बहुत बड़ा रेंज रखता है अपने आप में। तो विज्ञान को मात्र एक डिफिनेशन से डिफाइन कर देना बहुत टफ काम है, नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने विज्ञान को एक डिफिनेशन के माध्यम से डिफाइन करने का प्रयास किया। हालांकि मेरा मानना ये है, और है ना, मेरा मानना ये है कि विज्ञान इतना बड़ा रेंज रखता है, इतना बड़ा है विज्ञान, जिसको मात्र एक डिफिनेशन से डिफाइन कर पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों ने जिस तरह से प्रयास किया, उसको हम आपके समक्ष रखते हैं कि विज्ञान होता क्या है।
मेरा औकात नहीं है कि विज्ञान को डिफाइन कर दें, समझ में आ रहा है चीजें। लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों ने जिस तरह से इसका विचार रखा, जिस तरह से इसको डिफाइन करने का प्रयास किया, उसी विचार को हम आपके साथ साझा करेंगे। समझ में आ रहा है चीजें। तो विज्ञान होता क्या है, तो विज्ञान को कहा जाता है कि अगर आप इसके शब्दों को तोड़ें, विज्ञान, अगर आप इसके शब्दों को तोड़ें तो विज्ञान में आपको दो शब्द मिलेगा, वि और ज्ञान। ठीक है ना। देखिए वी का मतलब क्या होता है, वी का मतलब होता है विशेष, वी का मतलब क्या होता है विशेष। और ज्ञान तो आप लोग समझ रहे हैं, इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्ञान मतलब ज्ञान ही होता है, ज्ञान मतलब क्या होता है, ज्ञान ही होता है। इसको नॉलेज बोला जाता है इंग्लिश में, है ना। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, नॉलेज। है ना। विशेष ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान। कैसा विशेष ज्ञान भाई, कैसा विशेष ज्ञान, ऐसा विशेष ज्ञान है जिससे हमको कोई भी चीज के बारे में क्रमबद्ध, सुसंगठित और व्यवस्थित ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब इस सबका इतना भारी भरकम शब्द क्या बोलते हैं सर। क्रमबद्ध कहने का मतलब, अगर मान लीजिए हम इस मार्कर के बारे में जानकारी इकट्ठा करने जाएं, है ना, तो इसके बारे में अगर जानकारी इकट्ठा करना जाए कि भाई किससे बना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो है ना मार्कर बहुत सारे अणुओं को मिलने से बना है। इसके, है ना, बहुत सारे अणुओं को मिलने से बना है। फिर अंदर जाएंगे, अणु किससे बना है भाई, तो अणु बना है परमाणुओं से, है ना। फिर अंदर जाएंगे तो परमाणु के अंदर क्या है भाई, तो उसके अंदर मिलेगा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो इस तरह से जो क्रमबद्ध है, जो ज्ञान हमको प्राप्त हो रहा है, सुसंगठित जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, किसके बदौलत प्राप्त हो रहा है भाई, विज्ञान के बदौलत। तो विज्ञान है क्या, विज्ञान एक तरह का विशेष ज्ञान है जिससे, है ना, जिससे हमको क्या हुआ, क्रमबद्ध, या जिसके द्वारा हमको क्रमबद्ध, सुसंगठित एवं व्यवस्थित ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। विशेष ज्ञान है ज्ञान, विज्ञान, है ना। तो ज्यादा कुछ हम इसके बारे में नहीं बोलेंगे, हम पहले ही बोल दिए हैं कि भाई बहुत बड़ा रेंज है विज्ञान का, इसको एक मात्र डिफिनेशन से डिफाइन कर पाना पॉसिबल नहीं है। फिर भी डिफाइन करना चाहें तो हम कर सकते हैं, जैसे वैज्ञानिकों ने किया, है ना। क्या लिख सकते हैं इसके बारे में कि विज्ञान, विज्ञान उस विशेष ज्ञान को कहा जाता है, उस विशेष ज्ञान को कहा जाता है ना, कहा जाता है, विज्ञान उस विशेष ज्ञान को कहा जाता है जिससे, जिससे क्रमबद्ध, क्रमबद्ध, सुसंगठित एवं, जिससे क्रमबद्ध, सुसंगठित, सुसंगठित एवं व्यवस्थित ज्ञान की प्राप्ति होती है, एवं व्यवस्थित ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। ये विज्ञान, है ना। विज्ञान से क्या आपको क्या मिलता है, विज्ञान एक प्रकार का विशेष ज्ञान है ना, जिससे हमको क्या क्रमबद्ध, कोई कोई भी चीज के बारे में एकदम क्या सिस्टमेटिक रूप से, क्रम के अनुसार, है ना, सुसंगठित, सुसंगठित, है ना, मतलब पूरा बंधा हुआ, और व्यवस्थित ज्ञान मतलब पूरा डीपली नॉलेज की प्राप्ति हो। जैसे मार्कर के बारे में बताएं, इसके बारे में अगर बात करें किससे बना है, तो पता चलेगा अणुओं से बना है। अणु किससे बना है, तो बहुत सारे परमाणुओं के मिलने से बना है। परमाणु के अंदर देखा गया तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब मिला, है ना, और भी बहुत सारी चीजें मिली। तो ये सब क्या, किसका देन है, सब विज्ञान का ही तो देन है ना बात। तो ये विज्ञान है। अच्छा,
विज्ञान के बारे में अगर देख लिया लिए तो अगर बात करें विज्ञान की शाखाएं, कितनी शाखाएं हैं विज्ञान की, तो विज्ञान की मूलतः 3 शाखाएं हैं, है ना, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान, है ना। समझ में आ रहा है चीजें। हालांकि आगे अगर पढ़िएगा तो बताया जाता है कि मूल विज्ञान अलग होता है, चिकित्सा विज्ञान अलग होता है, तो सब बहुत सारी चीजें होती है, तो हम उतना मतलब वास्ट नहीं जा रहे हैं अपन, है ना। अभी के लिए बस आप इतना जानिए कि विज्ञान की मूलतः क्या शाखाएं हैं, 3 शाखाएं हैं, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान, है ना। तो विज्ञान की शाखाएं के बारे में बात किया जाए, है ना, विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ साइंस, विज्ञान की शाखाएं, विज्ञान की शाखाएं, विज्ञान की शाखाएं, कौन कौन सी शाखाएं हैं, तो विज्ञान की मुख्यतः 3 शाखाएं हैं, है ना। विज्ञान की मुख्यतः विज्ञान की मुख्यतः 3 शाखाएं हैं, 3 शाखाएं हैं। विज्ञान की मुख्यतः क्या शाखाएं हैं, 3 शाखाएं हैं। अच्छा, कौन कौन सी शाखाएं हैं भाई विज्ञान की, तो सबसे पहला जो शाखा है विज्ञान का, सबसे पहला जो ब्रांच है वो है आपका जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। जैसे हम पढ़ाएंगे वैसे लिख देते हैं, जीव विज्ञान, इसको बोला जाता है बायोलॉजी, है ना। दूसरा होता है आपका रसायन, रसायन, या रसायन शास्त्र भी लिखता है ना। इंग्लिश में इसको बोला जाता है केमिस्ट्री, है ना। और लास्ट जो होता है वो होता है आपका भौतिकी, तीसरा क्या होता है, भौतिकी, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फिजिक्स। तो ये 3 शाखाएं हैं विज्ञान की, है ना, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, है ना, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र और भौतिकी, है ना, या भौतिक विज्ञान भी लिखा जाता है। अब इन तीनों के बारे में हमको क्या करना है, हम अब यही तीनों के बारे में पूरा स्टडी करने वाले हैं। लेकिन इन तीनों के बारे में स्टडी नहीं करेंगे, जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे सबके बारे में बताते जाएंगे। अभी हम शुरू करने वाले हैं जीव विज्ञान को, तो हम जीव विज्ञान का ही इंट्रोडक्शन देंगे। हम लोग जानेंगे जीव विज्ञान होता क्या है, और साथ साथ हम लोग जानेंगे कि जीव विज्ञान में हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है। आज बस इतना ही जानेंगे, ठीक है। हाँ, तो अगर जीव विज्ञान के बारे में बात करें तो सबसे हम लोग जो शुरू करने वाले हैं आज, वो शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी, जीव विज्ञान। तो आप लोग ध्यान से देखते चलिए, आपको चीजें बढ़िया से समझ में भी आएगी, है ना। और कहीं पर भी अगर दिक्कत हो तो आप लोग बेझिझक हमसे पूछिएगा कि हाँ सर यहाँ पे ये चीजें कैसी हुई, ठीक है ना। तो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में बोला जाता है बायोलॉजी, ठीक है ना, बायोलॉजी। अब एक बात समझिएगा, आखिर में जीव विज्ञान कहते किसको है, सबसे पहला सवाल तो वही उठेगा। क्योंकि देखिए, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, है ना, बहुत सारा, मतलब इतना दिन जिसके बारे में पढ़ेंगे उसके बारे में हमको पता होनी चाहिए, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि सर आखिर में जीव विज्ञान बोलते किसको हैं, बायोलॉजी होता क्या है, व्हाट इज बायोलॉजी। तो देखिए, अगर जीव विज्ञान के बारे में देखिए, चीजें अगर डीप पढ़िएगा और समझ के पढ़िएगा तो थोड़ा सा वक्त लगेगा। क्योंकि कहा जाता है बाबू, कि सूरज को निकलने में वक्त लगता है और बर्फ को पिघलने में वक्त लगता है ना। सूरज को निकलने में वक्त लगता है और बर्फ को पिघलने में वक्त लगता है ना।
और अंधेरे को कोसने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, अपने दम पर किस्मत को बदलने में वक्त लगता है। वक्त लगेगा, लेकिन आप ध्यान से पढ़िए, है ना। तब तो अगर ध्यान से अगर देखा जाए तो जीव विज्ञान होता क्या है, तो जीव विज्ञान को थोड़ा सा अगर देखें बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी को अगर तोड़े तो दो शब्दों में तोड़ सकते हैं, एक बायो और एक लॉजी। बायो जो है ना, बायो एक ग्रीक शब्द से निकला है। बायो जो है एक ग्रीक शब्द से निकला है, एक ग्रीक शब्द है बायोस, इससे निकला है बायो। और लॉजी भी जो है ना, लॉजी, ये भी एक ग्रीक शब्द से निकला है, लोगोस से, लोगोस से। अच्छा, ग्रीक मैथोलॉजी में अगर बात करें, ग्रीक मैथोलॉजी में बायोस का मतलब होता है जीवन, जीवन। ग्रीक मैथोलॉजी में अगर बात करें तो ग्रीक मैथोलॉजी में बायोस का मतलब क्या होता है, जीवन। आराम से देखते चलिएगा, क्योंकि जहां पर भी दिक्कत हो बोलिएगा। ग्रीक मैथोलॉजी में बायोस का मतलब क्या होता है, जीवन, बता ही दिए, जीवन। और लोगोस का जो मतलब होता है वो होता है अध्ययन करना, अध्ययन करना। यानी अगर बायोलॉजी का शाब्दिक अर्थ देखा जाए, शब्द के अकॉर्डिंग अर्थ बायोलॉजी का, तो जीवन का अध्ययन, है ना। तो यहां से हमको समझ में आया बायोलॉजी का जो शाब्दिक अर्थ होता है, बायोलॉजी का कौन अर्थ, शाब्दिक अर्थ जो होता है, बायोलॉजी का शाब्दिक अर्थ जो होता है क्या होता है जी, तो बायोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है जीवन का अध्ययन। क्या होता है जी, जीवन का अध्ययन, जीवन का अध्ययन। तो बायोलॉजी का शाब्दिक अर्थ है जीवन का अध्ययन। अब सवाल ये आया कि बायोलॉजी का शाब्दिक अर्थ अगर जीवन का अध्ययन है, तो आखिर में जीवन किसमें होता है। आराम से समझते चलिए, बायोलॉजी का शाब्दिक अर्थ अगर जीवन का अध्ययन है, तो जीवन किसमें होता है, तो आप लोग तुरंत जवाब दीजिएगा, सजीवों में। जीवन किसमें होता है, प्रश्न क्या उठा कि जीवन किसमें होता है ना। देखिए आराम समझते चलिएगा, तो आपको कोई चीजें दिक्कत नहीं होगी। प्रश्न उठा कि जीवन किसमें होता है, जीवन किसमें होता है, जीवन किसमें होता है, डायरेक्ट तुरंत जवाब आपका आएगा कि सर सजीवों में, सजीवों में। अब सवाल है, सर सजीव क्या है, किसको बोलेंगे सजीव, है ना। सजीव है क्या, किसको सजीव बोला जाएगा। तो आपको बता दे बाबू कि पूरी दुनिया जो है ना, दो प्रकार के घटकों से मिलकर के बनी है, सजीव और निर्जीव। समझ में आ रहा है चीजें, ये पूरी दुनिया दो ही प्रकार के घटकों से मिलकर के बनी है, एक सजीव और एक निर्जीव। सवाल आया सर आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कौन सजीव को कौन निर्जीव, है ना। क्या बता रहे हैं हम, ये पूरी दुनिया, पूरी दुनिया या पूरी पृथ्वी बोल दीजिए, पूरी पृथ्वी दो प्रकार के, है ना, पूरी पृथ्वी पर दो प्रकार के घटक उपस्थित है, या दो प्रकार के घटक पाए जाते हैं। पूरी पृथ्वी या पूरे, हाँ पूरी, एक मिनट रुक जाइए, स्टेटमेंट थोड़ा सही कर लेते हैं, आराम से समझते चलिएगा। हम क्या बोल रहे हैं कि पूरे पृथ्वी, है ना, पूरे पृथ्वी पूरे पृथ्वी पर दो प्रकार के, कितने प्रकार के, दो प्रकार के के घटक
उपस्थित, है ना, घटक उपस्थित, उपस्थित हैं। पूरे पृथ्वी पर दो प्रकार के घटक उपस्थित हैं। कौन कौन है जी, कौन कौन है? पहला जो है ना, पहला है आपका सजीव, और दूसरा है आपका निर्जीव। निर्जीव। अब एक बात आया, एक सवाल आया, अगर बात करें हम सजीव और निर्जीव के बारे में, तो जो जो सजीव हैं और जो निर्जीव हैं एक ही तरह के अवयवी कणों से मिलकर के बने हैं। सजीव और निर्जीव दोनों एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बने हैं। दोनों पर प्रकृति का समान नियम लागू होता है। समझ में, आराम से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं। सजीव और निर्जीव, पूरा पृथ्वी पर यही दो प्रकार के घटक उपस्थित हैं जी, सजीव है और निर्जीव है। आपको बता दे जानकारी के लिए कि सजीव और निर्जीव एक ही प्रकार के, एक ही तरह के कणों से मिलकर के बने हैं, है ना, और इन दोनों पर प्रकृति का, है ना, नियम जो है ना समान रूप से लागू होता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा है, सजीव और निर्जीव दोनों एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बने हैं और दोनों पर प्रकृति का लगने वाला नियम समान रूप से लागू होता है, तो फिर एक चीज सजीव क्यों है और दूसरी चीज निर्जीव क्यों है नहीं बात? क्या कारण है कि एक चीज को सजीव बोल रहे हैं, दूसरा को निर्जीव बोल रहे हैं, जबकि दोनों सेम तरह का आराम से हम बता रहे हैं, जो सुनिएगा। सजीव और निर्जीव दोनों एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बने हैं और दोनों पर प्रकृति का नियम समान रूप से लागू होता है। तो सवाल यही उठता है कि अगर ऐसा है तो फिर एक चीज को सजीव क्यों और दूसरा को निर्जीव क्यों? बढ़िया सवाल है, समझ में आ रहा है ना? तो फिर इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, इन दोनों में क्या करने के लिए, विभेद करने के लिए, दोनों को क्लासिफिकेशन करने के लिए क्या किया गया, कुछ मापदंड अपनाया गया, है ना, है ना। सजीवों को निर्जीवों से अलग दिखाने के लिए एक मापदंड अपनाया गया। आराम से समझिएगा, बेसिकली जो भी मापदंड दिया गया वो सजीवों के लिए दिया गया, क्योंकि बायोलॉजी में हमको सजीवों के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? सजीवों के बारे में पढ़ना है, निर्जीवों के बारे में नहीं पढ़ना है। तो इसलिए हम जो कुछ भी बात करेंगे सब सजीवों के लिए बात करेंगे, निर्जीव के लिए नहीं बात करेंगे। हाँ, आपके जानकारी के लिए थोड़ा थोड़ा बताते चल रहे हैं, है ना। तो आखिर में सजीवों को मतलब अलग दिखाने, निर्जीवों से अलग दिखाने के लिए मतलब कौन कौन से ऐसे गुण हैं, कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो सजीवों को निर्जीवों से अलग बनाते हैं? समझ में आ रहा चीजें? जबकि जबकि सजीव और निर्जीव, हम बताएं कि सजीव और निर्जीव दोनों का निर्माण एक ही प्रकार के कणों से हुआ है और दोनों पर प्रकृति का नियम समान रूप से लागू होता है। तो फिर कौन कौन से ऐसे चीज हैं, कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं, है ना, जो सजीवों को निर्जीवों से अलग दिखाते हैं, वही लक्षण का हम बात करने वाले हैं। ठीक है जी। तो बात करें तो सजीवों को निर्जीवों से अलग दिखाने के लिए सबसे पहले जो अपनाया गया वो अपनाया गया सामान्य मापदंड। ठीक है ना, है ना, मतलब सजीवों को निर्जीवों से अलग दिखाने के लिए दो, है ना, मापदंड अपनाया गया, है ना। जो जिसमें से सबसे पहला जो मापदंड था वो था सामान्य मापदंड, है ना। वो क्या था? सामान्य मापदंड। अच्छा, सामान्य मापदंड जो अपनाया गया तो सामान्य मापदंड के अंतर्गत किसको लिया गया, कौन से ऐसे लक्षण को लिया गया सामान्य मापदंड में? तो सामान्य मापदंड के अंतर्गत जो लक्षण लिया गया, सामान्य मापदंड में जो लक्षण लिया गया, क्या लिया गया जी? तो सामान्य मापदंड के अंतर्गत एक ही लक्षण लिया गया, वो लिया गया दृश्य गतियां। दृश्य गतियां,
अगर कोई वस्तु है, अगर कोई चीज है ना, जो भी चीजें हैं पृथ्वी पर उपस्थित, जो भी घटक हैं, अगर उस घटक में दृश्य मतलब गति हो रहा है, जो हमको दिख रहा है, तो वैसे वैसे घटक को क्या बोलेंगे अपन? सजीव बोलेंगे। आराम से समझिएगा, है ना। मतलब सजीवों को निर्जीवों से अलग दिखाने के लिए दो मापदंड अपनाया गया, जिसमें से सबसे पहला था सामान्य मापदंड, और सामान्य मापदंड में जो पहला लक्षण लिया गया, लक्षण क्या लिया गया? दृश्य गतियां। दृश्य गतियां जो हमको दिखता है, जो हमको अपनी आंखों से दिखाई देता है, वैसी गतियां को बोलेंगे दृश्य गतियां। और इसमें बताया गया, समान मापदंड के अंतर्गत बताया गया कि अगर कोई ऐसे घटक है, पृथ्वी पर उपस्थित कोई ऐसा घटक है जिसमें दृश्य गति हो रहा है, जिसमें जो गति हो रहा है वो हमको दिखाई दे रहा है, तो वैसे घटक को सजीव बोलेंगे। और अगर कोई ऐसा घटक नहीं है जिसमें गति नहीं हो रहा है, जिसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो वैसे चीज को निर्जीव बोलेंगे। लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि क्या जो ये जो लक्षण दिया गया समान मापदंड के अंतर्गत, है ना, सजीवों को निर्जीवों से अलग दिखाने के लिए, क्या ये मापदंड 110% सही था क्या? नहीं भाई, कैसे सत्य था? आप खुद बताइए। अगर मान लीजिए कोई लड़का को, है ना, या कोई बच्चा को आप सुला दीजिए, अगर बच्चा सोता रहेगा तो क्या उसके शरीर में कोई मूवमेंट होगा क्या? आपको दिखने लायक कुछ मूवमेंट होगा क्या? नहीं जी। कैसे होगा? जैसे आप लोग ही सो जाएंगे तो क्या आप लोग के सोने के बाद आपके शरीर में कोई मूवमेंट होगा क्या? नहीं होगा। और मूवमेंट नहीं होगा, इसका मतलब आप, ऐसा तो नहीं है कि आप निर्जीव हैं। ऐसा है नहीं, आप सजीव हैं। अच्छा, अगर पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा अपने जगह पे खड़े हैं, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, मान लीजिए हवा भी नहीं चल रहा है, चुपचाप अपने जगह पे वो स्थिर खड़े हैं, तो क्या इसका मतलब है कि वो निर्जीव है क्या? उसमें तो मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो निर्जीव है? नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी सजीव है ना। अच्छा, एक मतलब अगर गाड़ी चल रहा है, गाड़ी गाड़ी देखें आप लोग, हाँ गाड़ी गाड़ी अगर चल रहा है तो उसमें तो मूवमेंट हो रहा है, उसमें तो गति हो रहा है जी, और वो गति हमको दिख भी रहा है, तो अगर उसमें गति हो रहा है, इसका मतलब ये गाड़ी सजीव है क्या? गाड़ी सजीव है? नहीं, गाड़ी तो निर्जीव है जी। तो क्या ये जो मापदंड दिया गया, सामान्य मापदंड के अंतर्गत जो लक्षण दिया गया दृश्य गतियां, क्या ये सही थी? नहीं। तो क्या ये मापदंड सही था सजीवों को निर्जीवों से अलग दिखाने के लिए? नहीं, क्योंकि इस मापदंड के अंतर्गत, है ना, हम सजीवों को 110% निर्जीवों से अलग नहीं कर सकते, 100% अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सजीव वैसे हैं, इस पृथ्वी पर मौजूद बहुत सारे सजीव वैसे हैं जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। इसका मतलब वो सजीव नहीं है क्या? है। जैसे पेड़ पौधे की बात कर रहे हैं हम लोग, और बहुत सारे, समझ में आ रहा चीजें, और बहुत सारे निर्जीव ऐसे हैं पृथ्वी पे जिसमें मूवमेंट हो रहा है ऑलरेडी, इसका मतलब वो सजीव है क्या? नहीं। ठीक है ना। तो फिर हमको सामान्य मापदंड को, क्या हो गया, इस सामान्य मापदंड जो हो गया गलत हो गया, अमान्य हो गया। अमान्य क्यों हो गया, इसके पीछे कारण क्या था, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है। अच्छा, पहला मापदंड तो फेल कर गया। फिर दूसरा मापदंड आया वैज्ञानिक मापदंड। क्या आया? दूसरा आया वैज्ञानिक मापदंड। दूसरा आया वैज्ञानिक मापदंड। वैज्ञानिक मापदंड। अच्छा, वैज्ञानिक मापदंड में क्या लाया गया जी? कौन कौन से लक्षण? तो देखिए, वैज्ञानिक मापदंड में बेसिकली अदृश्य गतियों को लिया गया। समझ में आ रहा है चीजें? वैज्ञानिक मापदंड के अंतर्गत जो लक्षण लिया गया, लक्षण, वो लक्षण लिया गया अदृश्य गतियों को। अदृश्य गतियां। सवाल है सर, अदृश्य गतियां क्या होती है? वैसी गति जो हमको दिखाई नहीं देती है, मतलब वो गति हो रहा है हमारे अंदर लेकिन हमको दिख नहीं रहा है, वैसी गति को बोलते हैं अदृश्य गतियां। जैसे दिल का धड़कना। आपके याद में है नहीं बात? तो दिल का धड़कना क्या आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो क्या वहां मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है मूवमेंट, गति हो रहा है, लेकिन हमको दिख नहीं रहा है, अदृश्य गतियां हैं। भोजन का पचना, भोजन पच रहा है तो वहां गति नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन हमको दिख नहीं रहा है। श्वसन, अगर हम सांस ले रहे हैं, सांस अंदर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो क्या वहां पे मूवमेंट नहीं हो रहा है? क्या हो रहा है, लेकिन हमको दिख
नहीं रहा है। तो वैसी गतियों को ही लिया गया किसके अंतर्गत, वैज्ञानिक मापदंड के अंतर्गत, और बोला गया कि अगर कोई ऐसा घटक है जिसमें अदृश्य गतियां हो रही है, अदृश्य गतियां जैसे क्या, अदृश्य गतियां जैसे कि क्या, जैसे पोषण हो रहा है, अगर उसके अंदर पोषण हो रहा है, उसके अंदर है ना, पोषण हो रहा है, पोषण में है ना, क्या हो रहा है, पोषण हो रहा है, उसमें वृद्धि हो रहा है, क्या हो रहा है जी, वृद्धि हो रहा है। समझ में आ रहा है ना, अगर कोई घटक है जिसमें पोषण हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, वृद्धि के बाद अगर उसमें श्वसन की क्रिया हो रही है, श्वसन हो रही है ना, अच्छा, श्वसन के अलावा उसके पे परिसंचरण हो रहा है, परिसंचरण, है ना, उस या इसको वहन भी बोलते हैं, परिसंचरण या वहन की क्रिया हो रही है, या उसमें उत्सर्जन की क्रिया हो रही है, उत्सर्जन, इन सारी क्रियाएं हो रही है, उसमें पाचन की क्रिया हो रही है, क्या हो रही है जी, पाचन। अगर इन सारी क्रियाएं, अगर किसी में इन सारे लक्षण उपस्थित हैं, तो वैसे घटक को सजीव बोलेंगे, है ना। आप लोग जानते हैं पोषण का मतलब क्या, हमारा, है ना, पोषण का मतलब सीधे भोजन ग्रहण करना, है ना, और उस भोजन का अपने अपना अपने शरीर के निर्माण के लिए या अपने शरीर के वृद्धि के लिए, जो भी के लिए उपयोग करना, या जैव रासायनिक परिक्रम के लिए उसका उपयोग करना ही क्या कहलाएगा, पोषण। पोषण का सीधा मतलब है भोजन को ग्रहण करना, और जैव रासायनिक प्रक्रम मतलब आपको जीवित रहने के लिए उसका उपयोग करना ही क्या कहलाएगा, पोषण कहलाएगा। तो सजीव करते हैं ना भोजन, बताइए निर्जीव भोजन करेगा, जैसे मारकर को लान के खिलाएंगे चावल दाल रोटी, ले भाई खा ले, खा ले, खाएगा मारकर, कहीं नहीं खाएगा, हाँ? भोजन ग्रहण नहीं करता है निर्जीव, निर्जीव भोजन ग्रहण नहीं करता है, समझ में आ रहा है ना, तो उसमें पोषण तो होगा नहीं। अच्छा, क्या निर्जीव में वृद्धि होगा, जैसे मान लीजिए मारकर आज मान लीजिए कितना है, मतलब मान लीजिए 4-5 इंच का होगा, 5 इंच मान लेते हैं सबको, 5 इंच बहुत हो जाएगा, 1 2 3 3 4 इंच का होगा, है ना, 4 इंच का मान लीजिए मार्कर, अगर इस मार्कर को अगर हम रख दें 2 साल बाद देखेंगे क्या 5 इंच 6 इंच का हो जाएगा क्या, नहीं होगा ना, नहीं होगा, ये जस के तस रहेगा क्या, अर्थात इसमें वृद्धि नहीं हो रहा है, और वृद्धि नहीं होने का मतलब क्या है, निर्जीव है तभी तो वृद्धि नहीं हो रहा है। लेकिन क्या आप लोग सोचिएगा कि आज से 5 साल पहले आप जितना छोटा थे, क्या आज उतना ही छोटा है क्या, नहीं है ना, आप थोड़ा सा बढ़ गए ना, आपका हाइट बढ़ा ना, आप पे वृद्धि हुआ ना, और जब आप में वृद्धि हुआ तो बताइए आप सजीव हैं कि नहीं है, सजीव में ही तो वृद्धि होता है। आप इमेजिन कीजिए अगर आप कोई पौधा लगाए होंगे अपने घर के बाहर, अपने घर के बाहर कोई पौधा लगाए होंगे, है ना, 1 आध महीना पहले या फिर 1 आध साल पहले अगर कोई पौधा लगाएंगे, तो क्या वो पौधा उतना ही बड़ा है कि बढ़ गया, बड़ा हो गया होगा पौधा, बड़ा होने का मतलब उसमें वृद्धि हुआ, और अगर उसमें वृद्धि हुआ तो बताइए सजीव है कि नहीं है जी, कंफर्म है, हाँ है। तो बात वही बता रहे हैं अपन कि जो सजीव होगा उसमें पोषण होगा, वृद्धि होगी, इसके अलावा सजीव जो श्वसन की क्रिया भी करेंगे, है ना, सांस लेंगे, है ना, ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे, उसके बाद वो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, उनकी कोशिकाओं में जाएगा, फिर वहां पे क्या होगा, ऊर्जा बनेगा, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, ये पूरा क्रिया श्वसन कहलाएगा। और जो श्वसन की क्रिया वो सजीव ही कर सकते हैं जी, निर्जीव कहाँ से करेंगे, बताइए, ऑक्सीजन ले रहा है क्या, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले रहा है ना, समझ में आ रहा है चीजें। उसके बाद परिसंचरण की क्रिया होगी सजीवों के अंदर, ठीक है ना, परिसंचरण की क्रिया होगी, परिसंचरण मतलब रक्त का आवागमन होगा एक कोशिका से दूसरे कोशिका, जैसे मान लीजिए हमारा हृदय से रक्त पूरा शरीर में जाता है, अब पूरे शरीर से रक्त हृदय में आता है, जो पूरा क्रिया लगातार चलते रहता है, और इसी क्रिया को बोलते हैं परिसंचरण, पढ़ेंगे इसके बारे में, पूरा डिटेल में पढ़ना है। उत्सर्जन, है ना, जैसे मान लीजिए हम कोई चीज ग्रहण कर लिए और वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं है, वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, जैसे मान लीजिए हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन में से जो अपने काम की चीजें हैं वो शरीर खुद ब खुद अवशोषित कर लेता है, ऐसा सिस्टम बना हुआ है, और बाकी जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है उसको पोटी के रूप में बाहर निकाल देते हैं, नहीं निकाल देते सुबह सुबह हम लोग, या मूत्र के रूप में बाहर निकाल देते हैं, है कि नहीं बात। तो जो ये जो क्रिया, जो बाहर निकालने का जो क्रिया है अपशिष्ट पदार्थों को, किसमें होती है, केवल सजीवों में होती है। क्या ये मार्कर जो है भाई, इससे कुछ निकलता है क्या, इससे आउटपुट ये उत्सर्जित करता है क्या कोई पदार्थ का, नहीं ना, उत्सर्जन नहीं करता है, इसलिए निर्जीव है, समझ में आ रहा है ना। इसके अलावा पाचन की क्रिया भी किसमें होगी, सजीव में। आप भोजन खाते होंगे, दाल रोटी खाते होंगे, वो अंदर जाके क्या होता होगा, पाचन होता होगा, है ना, ये भी अदृश्य गतियां हैं। तो बताइए जो मापदंड, वैज्ञानिक मापदंड बताया गया है ना सजीवों को निर्जीवों से अलग दिखाने का, ये वैज्ञानिक मापदंड सही था कि नहीं था कि नहीं था, बताइए, 110% सही था, बिल्कुल सही था।
है ना। तो आज के डेट में अगर सजीवों को निर्जीवों से अलग दिखाना है तो वैज्ञानिक मापदंड को ही मान्य माना जाता है ना। वैज्ञानिक मापदंड के आधार पर ही सजीवों और निर्जीवों में विभेद किया जाता है। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं कि आप सजीवों और निर्जीवों में विभेद करना समझ गए होंगे। ठीक है ना, सजीव निर्जीव को बढ़िया से समझ गए होंगे। ठीक है, आज की क्लास को मैं ही रोकेंगे। आप जरूर बताइएगा कि आपको यहाँ तक की चीजें कैसी लगी, आनंद आया या नहीं आया, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इससे आगे की जो चीजें हैं, इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है थोड़ा सा, है ना, हम लोग जीव विज्ञान को डिफाइन करेंगे। जीव विज्ञान होता क्या है, अभी तो खाली पता है कि बायोलॉजी का अर्थ होता है जीवन का अध्ययन। अब इसका प्रॉपर डिफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद इसके जनक के बारे में बताएंगे। फिर जीव विज्ञान को कितने कैटेगरी में बांटा गया वो भी पढ़ेंगे अपन। 2 कैटेगरी में बांटा जाता है जीव विज्ञान को, है ना, सब जानेंगे अपन, है ना। जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, उनके पिता के बारे में जानेंगे। और फिर हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग को जीव विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है। हाँ, जान तो गए जीव विज्ञान होता क्या है, लेकिन हम लोग को क्या पढ़ना है ये भी बताएंगे, और फिर अपन आगे प्रोसीड कर जाएंगे। ठीक है, फिर अपने चैप्टर को शुरू करेंगे और आनंद आने वाला है। ठीक है, तो वो आज फर्स्ट लेक्चर इसलिए थोड़ा सा जल्दी रोकते भी हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, लेते हैं आपसे इतने पर विदा। आप लोग जरूर अपना रिस्पॉन्स बताइएगा कि जो भी चीज़ें आज बताएं हम आपको, सारी चीज़ें 110% समझ में आ गई या नहीं आई। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।